Good morning, class. So now in revision, we were on the topic resistance. Okay. So our that topic resistance is finished. Now we have to start the next topic. तो रेजिस्टेंस में जैसा कि आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द ऑपोजिशन ऑफ द करंट इन द सर्किट, या फिर रेजिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट. ओके. तो अब हमें क्या स्टडी करना है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें वो जो दोनों फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, उनको स्टडी करना है, और प्लस जो उनका रीज़न है वो भी बताना होगा. जैसे आपको पता है कि दो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं. तो फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ लेंथ. फर्स्ट फैक्टर कौन सा हुआ, लेंथ. तो आई हैव रिटन हियर इफेक्ट ऑफ लेंथ. और दूसरा जो आपका फैक्टर है वो कौन सा है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफेक्ट ऑफ एरिया. ओके. तो सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, लाइव क्लास में भी डिस्कस हुए थे, कि अगर जो है वो लेंथ इतनी है तो रेजिस्टेंस कितना होगा. सपोज दैट अगर लेंथ 2 टाइम्स हो जाती है किसी वायर की, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा. या फिर ऐसे एरिया के बारे में कि एरिया अगर 3 टाइम्स हो जाता है तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो एक तो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं. दूसरा क्या पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस. तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़े, देन हाउ टू गिव द आंसर. ओके. तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लेंथ को डिस्कस करते हैं. लेंथ का इफेक्ट क्या है. तो आपको पता है कि लेंथ का इफेक्ट ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. जब लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जब लेंथ डिक्रीज होगी तब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें प्रॉपरली, तो ऐसा क्या प्रोसेस होता है, ऐसा क्या फिनोमेना होता है कि एक वायर या एक कंडक्टर जो है उसकी अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ने लगता है. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो सपोज दैट हमने ये एक वायर लिया. आप हमेशा जो है वो जो कंडक्टर स्टडी करेंगे वो वायर स्टडी करेंगे. वायर में आपको पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. तो कंडक्टर का मतलब किसी और शेप का कंडक्टर नहीं होगा, इट इज ओनली अ वायर, चाहे वो थिक हो या थिन हो. तो सपोज दैट ये एक पीस ऑफ वायर था जिसकी लेंथ कितनी थी, एल थी इनिशियली. अब जब यहाँ पर इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, ठीक है, ये बैटरी से इसका कनेक्शन कर दिया. तो जब हमने इसका कनेक्शन बैटरी से किया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि करंट या चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन ये होती है प्लस टू माइनस. तो चार्ज जब यहाँ से आकर यहाँ पर जाता है तब क्या प्रोसेस होता है. तो चार्ज मीन्स व्हाट, हमने जैसे आप नेगेटिव चार्ज का मतलब स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और पॉजिटिव चार्ज आप स्टडी कर रहे हैं. सो अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको कंसीडर करना होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन जो है वो याद रखना पड़ता है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टर्मिनल पे होते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं. तो सब लीव दैट मैटर, आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जब चल के यहाँ आता है, ठीक है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ये भी रॉन्ग नहीं है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब यहाँ पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है तब क्या होता है कि अब उसको, अभी तक तो ये कॉपर के वायर में फ्लो हो रहा था, ठीक है. अब ये जो डिवाइस लगी है इसका जो नेचर ऑफ द मटेरियल है वो डिफरेंट है. किसी भी मटेरियल से बनी हो सकती है, कॉपर से भी बनी हो सकती है या फिर डिफरेंट मटेरियल से बनी है. तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चल कर आता है तो इलेक्ट्रॉन को अब इस डिवाइस के अंदर मूव करना है, ठीक है. तो क्या होता है कि हर एक डिवाइस जो है वो पार्टिकल्स से बनी होती है. इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. तो सपोज दैट 1 2 3 4
4 पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाए हैं। 4 पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा इसके अंदर चलने के लिए, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी इतना ही स्पेस है, वो ऐसे ही चलेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इनसे टकराना पड़ेगा। जब वो टकराता है इनसे, तभी वो आगे मूव कर पाएगा। ओके, तो इस फिनोमेना में क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हर किसी से कॉलिजन करता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, जो उसको बैटरी से मिली थी, जिसकी वजह से वो मोशन कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है कॉलिजन में। और उस कॉलिजन की वजह से क्या होता है, जहां जहां भी कॉलिजन होता है, आपने देखा होगा कॉलिजन से हीट जनरेट होती है, कॉलिजन से साउंड जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन सारी एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या स्टडी करना है कि जैसे ही कॉलिजन करेगा तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती है, या फिर अपने पाथ को फ्री कराने में थोड़ी एनर्जी खर्च होती है। तो अभी जो है वो कितना ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा था इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 पार्टिकल्स का। ठीक है, अब क्या करा हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रखा हमने, उतना ही थिक वायर है, लेकिन क्या किया है हमने, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और लेंथ को हमने इंक्रीज कैसे किया है, लेंथ को हमने इंक्रीज स्ट्रेच करके नहीं किया है, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा कि अगर स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि वायर जितना थिक था उससे पतला होता जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा स्ट्रेच करने में। लेकिन जब हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एरिया सेम रखना है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब लेंथ हमने कैसे बढ़ाई, हमने थोड़ा सा और पीस ऑफ वायर उसमें अटैच करके, और पीस ऑफ वायर उसमें ऐड कर दिया, जितना बड़ा पीस था उसमें दूसरा वायर जोड़ दिया, ऐसे करके हमने लेंथ इंक्रीज की। तो इसमें 1 2 3 4 पार्टिकल्स थे जो इलेक्ट्रॉन के चलने का अपोज कर रहे थे। अब क्या होता है, नाउ सी द पार्टिकल्स। अब यहाँ पर 7 पार्टिकल्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर चलना स्टार्ट करेगा, अभी वो इसमें चल रहा था, 4 पार्टिकल्स का ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा था, अब वो उसमें चलेगा तो उसको 7 पार्टिकल्स का ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज होगा। अब जब ऑपोजिशन इंक्रीज होता है तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू व्हाट, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथ बढ़ाने का मतलब एक एक्स्ट्रा वायर को ऐड कर देना, स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जब एक्स्ट्रा वायर ऐड होगा तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, अपोजिशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए रीजन देना पड़े, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन भी हो कि व्हाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन लेंथ इंक्रीजेस, तो आपका ये प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो आपको नोट डाउन नहीं करना होती, एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना नहीं है, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका इफेक्ट ऑफ लेंथ का एक्सप्लेनेशन था। अब आता है इफेक्ट ऑफ एरिया। एरिया का क्या इफेक्ट होगा, तो जैसा कि ये डायग्राम बनाया था उसी तरीके से वन मोर डायग्राम आई एम ड्राइंग हियर। तो ये मान लीजिए आपका जो है वो पीस ऑफ वायर है। ठीक है, पिछली बार की तरह ही इसमें 1 2 3 4 इतने पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। अब इसको आपने जब एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करता है, और इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव इनसाइड द डिफरेंस। क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ये होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्ट ये होता है। ओके, तो अब जो है आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है ये देखना होगा, एरिया का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस पर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 पार्टिकल्स हैं वो अपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन के चलने का, लेकिन अगर हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो हमें क्या करना है, लेंथ उतनी रखनी है। लेकिन एरिया इंक्रीज हमने कैसे किया है, एरिया हमने इंक्रीज किया है वायर को स्ट्रेच करके, इसमें कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं लगाया है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमने जब लेंथ बढ़ाई थी तो एरिया को कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेच करके बढ़ाया है, तो स्ट्रेच करके जब हम स्ट्रेच करते हैं ब्रेथ वाइज, चौड़ाई का स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जब हम लंबाई में स्ट्रेच करते हैं तो ब्रेथ कम हो जाती है। तो यहाँ लेंथ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
जाएगा, लेंथ उतनी है जितनी थी, क्या हुआ, ब्रेथ इंक्रीज हो गई। तो हमने जब खींच के उसको बढ़ाया है तो उसमें कोई पार्टिकल तो इंक्रीज हुए नहीं, जितने पार्टिकल थे उतने ही रहे, बस फिनोमेना ये हो गया कि एक पार्टिकल यहाँ था, अब जब उनको स्पेस मिल गया वो फ्री हो गए तो अलग अलग जगहों पे मूव करने लगे। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ जाना है, तो पहले उसको सीधी लाइन में चलना था, स्पेस था ही नहीं, तो वो ज्यादा कोलिजन कर रहा था, अपोजिशन ज्यादा हो रहा था। अब क्या हुआ, एरिया बढ़ाने से स्पेस फ्री हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा भी और नहीं भी कर सकता। मान लीजिए इससे कोलिजन हुआ, इस वाले से नहीं हुआ क्योंकि वो उसके पाथ में ही नहीं आ रहा है, तो अपोजिशन कैसा हुआ, अपोजिशन कम फेस करना पड़ा, और जब अपोजिशन कम फेस करना पड़ा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये याद रखिएगा, इस डायग्राम को आप बना लें तो बेटर होगा। याद रखिएगा कि यहाँ स्पेस फ्री होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स उतने ही रहते हैं, लेकिन जगह ज्यादा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली मूव थ्रू द डिवाइस, थ्रू द कंडक्टर। तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटर टू मेक द डायग्राम, फर्स्ट मेक इट। देन व्हाट टू डू, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि एक टोटल एक रिलेशन दोनों फैक्टर्स को मिला के अगर बनाना हो, तो एक आपने लिखा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा आपने लिखा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों को ज्वाइन करना है, तो लिखा कि कंबाइनिंग अबव टू लॉज, दोनों लॉज को कंबाइन कर दिया। ओके, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो नाउ वी हैव रिटन हियर आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ रहा है आपका, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, एल न्यूमरेटर में, एरिया डिनोमिनेटर में। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो वन कांस्टेंट कम्स हियर, दैट इज रो। ये कांस्टेंट जो है ये कहलाता है रो, एंड इट्स नेम इज व्हाट, ये क्या होता है, ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये एक अदर कांस्टेंट आया है, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कांस्टेंट है और इसका नेम क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये रिलेशन लिखने के बाद में अब जब आप इसके नीचे लिखेंगे कि वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड, और इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, तो अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं रो के लिए तो रिलेशन विल बी, तो अब हम इस रिलेशन को लिखेंगे, नाउ रो इज इक्वल टू, तो रिलेशन आपका हो जाएगा आर ए अपॉन एल, ओके, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इस फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, अभी आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा, तो दो ही फैक्टर है उसके, है आपका लेंथ और दूसरा एरिया। कहीं कहीं किसी किसी बुक में हो सकता है ये भी लिखा हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो है टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, बट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो हमेशा आप जो है वो लेंथ और एरिया ही बताएंगे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल जो है वो रेजिस्टिविटी में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड सिमिलैरिटी बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी जो है, सिमिलैरिटी तो ये होती है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों का ही मतलब है ऑपोजिशन ऑफ करंट या ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी मीन्स होता है कि अगर इसी फॉर्मूले में, देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूले से एक्सप्लेन करके बताऊं, तो अगर इसी फॉर्मूले में एक कंडीशन ली कि एरिया जो है वो हमने कर दिया 1 यूनिट और लेंथ भी हमने कर दी 1 यूनिट, ठीक है, दोनों चीजें 1 कर दी, तो रिलेशन क्या बना, रो इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस तो है, लेकिन किस कंडीशन में रेजिस्टिविटी को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस के इक्वल, या रेजिस्टिविटी कौन सा ऑपोजिशन ऑफ करंट है, कब एक्ट करती है। तो लिखा है रेजिस्टिविटी
resistivity is that resistance. Okay, resistivity is that resistance which acts on the unit area and unit length of the conductor. जो किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पे वर्क करती है. अब यूनिट एरिया यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे इतना बड़ा कंडक्टर था, ठीक है, आपने इसको सर्किट से ज्वाइन किया था और उसकी वजह से इसमें चार्ज फ्लो हो रहा था. चार्ज फ्लो होने से इसका जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी ऑपोजिशन ऑफ चार्ज हो रहा था इस पूरे कंडक्टर के थ्रू, वो तो रेजिस्टेंस कहलाता था. ठीक है, तो पूरा कंडक्टर जितना अपोज कर रहा है चार्ज का, दैट इज रेजिस्टेंस. लेकिन इसका जो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ है, हमने इसमें से एक छोटा सा पीस ऑफ जो है कंडक्टर ले लिया और उसको हमने कंसिडर किया, क्योंकि यूनिट का मतलब हम ले रहे हैं बहुत स्मॉल अमाउंट. ठीक है, तो जब हमने इसका यूनिट एरिया यूनिट लेंथ लिया है, तो उस कंडीशन में जो है उस पर जो अपोजिशन ऑफ करंट होगा या वो जो चार्ज के मशीन का अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ओके, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या हुआ, तो उसके लिए हम डिफाइन कैसे करेंगे. तो रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस व्हिच एक्ट्स ऑन द यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो हम ऐसे करके इसको डिफाइन कर सकते हैं. एक तो डेफिनेशन ये बनेगी और यही डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा प्रॉपर है. कभी भी आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप इस फॉर्मूले से ऐसे ड्राइव भी करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट लिखने की जगह आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करिए, उसके बाद लिखा करिए. उसके बाद दूसरी डेफिनेशन या प्रैक्टिकली रेजिस्टिविटी क्या होती है जो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है नेचर ऑफ द मटेरियल. जो भी मटेरियल है उसका नेचर, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपने जो स्टडी किया है बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में, जैसे कॉपर, सिल्वर और दूसरे डिफरेंट टाइप्स के नॉन मेटल्स जो है, नॉन कंडक्टर्स जो है, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबर, तो इन सभी में क्या डिफरेंस देखना है हमने. तो इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज करते हैं. ओके, तो इनमें से हर किसी का नेचर अलग है. ठीक है, कुछ इनमें ऐसे भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अलाउ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से मूव कर सकता है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स. और जो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं वो कहलाते हैं पुअर कंडक्टर्स, या फिर उनको नॉन मेटल्स, नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं. तो हर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसका नेचर कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है या नहीं देता है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल. तो ये कौन डिसाइड करता है, रेजिस्टिविटी डिसाइड करती है. ओके, तो रेजिस्टिविटी मीन्स होता है नेचर ऑफ द मटेरियल. अब रेजिस्टेंस ये क्यों नहीं डिसाइड करता है, क्वेश्चन ये आता है. तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में ये भी डिफरेंस है कि जैसे आपने दो फैक्टर्स पढ़े, लेंथ और एरिया, तो आपको पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर जितना भी रेजिस्टेंस लगा रहा है, अगर आपको उसका रेजिस्टेंस और बढ़ाना है तो आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं. जैसे कॉपर का ही कंडक्टर है, तो आपने कॉपर में और कॉपर का पीस जोड़ दिया तो क्या बढ़ गया, उसका रेजिस्टेंस पहले जितना था उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा. लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो कॉपर जो मटेरियल है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है. यानी कि एक कॉपर का पीस आपने एक सर्किट में लगाया, दूसरा कॉपर का पीस दूसरे सर्किट में लगाया, तो दोनों ही कॉपर के पीस सेम रेजिस्टिविटी अप्लाई करेंगे. यानी कि वो कितना अपोज कर सकते हैं करंट का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है. वो ज्यादा अपोज नहीं करेंगे करंट का. अगर आपने एक सर्किट में कॉपर का पीस लगाया, दूसरे सर्किट में आपने नाइक्रोम का पीस लगाया, नाइक्रोम कैसा है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है. अगर हम नाइक्रोम कॉपर को कंपेयर करें तो कॉपर जो है वो अपने अंदर से ज्यादा करंट फ्लो कराता है, और जो नाइक्रोम है वो करंट को अलाउ करता है, लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट करता है. ओके, तो हर किसी की एक लिमिट होती है कि वो कितनी जो है वो करंट फ्लो करा सकता है और कितना करंट का अपोज करता है. तो हर मटेरियल का जो अपना नेचर है, जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कितनी करंट अलाउ करेगा और कितनी वो हीट जनरेट करेगा, वो कहलाता है, वो कहलाती है उसकी रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज करने के लिए मटेरियल को भी चेंज करना पड़ेगा. और एक दूसरा तरीका है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर अगर चेंज कर देते हैं तब भी रेजिस्टिविटी कुछ चेंज हो सकती है. ओके,
तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यू कैन नोट इट डाउन अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने जो है वो लास्ट टाइम में पढ़ नहीं पाए थे या क्लियर नहीं हुए थे, तो वो आप अलग से नोट कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग तो टेक केयर, टेक वन रफ कॉपी एंड पेन विद यू, ठीक है। उससे आप जो है उसको नोट डाउन करते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अभी आपने क्या स्टडी किया है, रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन ये वाली और एक रेजिस्टिविटी की दूसरी डेफिनेशन नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टडी करनी है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 फैक्टर्स आर देयर, 2 ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो है इफेक्ट, वो है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और सेकंड जो है आपका दैट इज टेम्परेचर, ओके। तो अगेन दीज आर इम्पोर्टेंट जस्ट लाइक द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उसी तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल। तो एक्चुअली नेचर ऑफ द मटेरियल जो है वो मैं एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ कि नेचर ऑफ द मटेरियल का मीनिंग क्या है कि एक मटेरियल ऐसा है जो अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अलाउ कर देता है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अलाउ करता है मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो हो सकता है। तो इट मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब कि दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और हैविंग लेस रेजिस्टिविटी, और दोज मटेरियल्स which doesn't allow which don't allow the flow of charges through it and those have more resistivity। तो रेजिस्टिविटी कम है या ज़्यादा है कैसे पता लगाएंगे कि वो उसका नेचर कैसा है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहा है या नहीं। देन उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर को हम स्टडी ऐसे करते भी नहीं है, टेम्परेचर को हमें स्टडी करना है 3 टर्म्स में, क्योंकि सबके लिए सेम इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का। 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं ना, कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, सॉरी मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक टाइप वैसे सेमीकंडक्टर्स होता है। लेकिन आपको यहाँ सेमीकंडक्टर्स नहीं स्टडी करना है, आपको यहाँ स्टडी करना है एलॉयज। आपके सिलेबस में जो है वो एलॉयज है। तो अब जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस पर स्टडी कर रहे हैं, मेटल्स पर या कंडक्टर्स पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल्स और कंडक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका केस है, ये याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, सेम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो भी मेटल्स हैं उनका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि एक प्रोसेस सोचिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि करंट तब फ्लो होता है जब बहुत सारे चार्जेस फ्री हैं। जो फ्री चार्जेस हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही तो करंट को आगे ले जा रहे हैं। तो अगर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या काम करता है, फोर्स लगाने का काम करता है। किन पे फोर्स लग रहा है, जैसे ये एक मेटल है तो नॉर्मली इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बॉन्डेड है, एटम के साथ में बॉन्डेड है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूशन करता है, उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो फ्री हो जाए और मेटल में घूमने लगे, तभी तो वो करंट को फ्लो करा पाएगा। तो नॉर्मली इसके साथ ऐसा नहीं होता है। जब इसको किसी चीज से फोर्स लगाया गया तो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी इस पर फोर्स लगाएगी, और अगर इसको टेम्परेचर दे दिया तब भी वो सेम काम करेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगता है, वो फ्री हो जाते हैं और पूरे इस मेटल में मूव करने लगते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं
तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उसकी वजह से तो करंट इंक्रीज होनी चाहिए थी, और करंट अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल्स का तो उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि करंट उनकी डिक्रीज होगी, चार्ज जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या फिनोमेना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको ध्यान से देखिए कि अगर ऐसा होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसका, मेटल्स का, ठीक है, तो मेटल्स में ऐसा नहीं होता है कि मेटल्स में जो है वो ऑलरेडी चार्जेस रेस्ट पे थे। मेटल और नॉन मेटल में यही फर्क है, नॉन मेटल जो है उसमें तो चार्जेस जो है वो रेस्ट पे ही रहते हैं, इतने टाइटली बॉन्डेड होते हैं कि उनको बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना बहुत टफ टास्क है, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, पहले से मोशन में है, लेकिन करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है, क्योंकि जब आप नॉर्मली मेटल को टच करते हैं तो उसको टच करने से करंट नहीं लगता है। उसका रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं, लेकिन सारे ही इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट एक दूसरे के, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वजह से नेट जो मोशन है वो जीरो हो जाता है। क्योंकि आप नेट मोशन फाइंड करेंगे तो नेट जो डिस्टेंस होगी, नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या होता है जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो पहले से ये चल रहे थे, अब इनको और ज्यादा स्पीड मिल गई तो ये रेंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराने लगते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सही से, कोई भी जो पार्टिकल है वो सही से जो है वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाता, इलेक्ट्रॉन सही से मूव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन ही डिस्टर्ब हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोजिशन है वही कहलाती है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। तो अगेन आई एम सेइंग कि क्या प्रोसेस है इसका, कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में है और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके मोशन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन वो स्पीड कैसी है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो वो एक दूसरे से और ज्यादा कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कोलिजन जो है वो मोशन को डिस्टर्ब करता है। तो इसकी वजह से अगर हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है याद रखना है कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी मोशन में थे, इसलिए ऐसा होता है। अब अगर आप डिफाइन करेंगे नॉन मेटल्स को, सेमीकंडक्टर्स को, तो इसका अपोजिट फिनोमेना है, नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहते, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं, और जब वो मोशन में आएंगे तो वो थोड़ा बहुत तो करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए नॉन मेटल्स में या सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। और यही फिनोमेना एलॉयज में भी होता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड होते हैं। तो ये पूरा जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो टॉपिक था, तो स्टडी अप टू दिस, थैंक यू।